हेलो वेलकम। आज हमारे साथ में ममता कार्की जी हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक इंटरव्यू हम चाह रहे थे। ममता जी का इस साल पीसीएस में बीडीओ पे सिलेक्शन हुआ है। ममता जी वेलकम धन्यवाद सर। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सर। हम जानना चाह रहे थे इनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि बहुत ही यूनिक जर्नी है। तो आज ट्राई करते हैं जानने का, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी जिस तरह की जर्नी रही है, और बाकी लोग भी तैयारी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और अभी यहाँ तक जो पहुंचे हो तो किस तरीके से कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो आप कहोगे जिनने शेप किया आपको। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी हल्द्वानी से ही। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है बहुत ही साधारण स्कूल से, मैंने सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा प्राप्त की। हिंदी राइट। माध्यम ही था मेरा। राइट। और उसके बाद मेरे पिताजी इंडियन ओवरसीज बैंक में सेवानिवृत्त हैं अभी अधिकारी। तो हम फिर जब कानपुर में गए तो मैंने मीडियम, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे एक अवसर भी था कि अपने आप को इंग्लिश मीडियम में चेंज किया। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा, उस वक्त एमएनआर होता था सर। राइट। और तब मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे सिलेक्शन हुआ, ब्रांच मिली मुझे। और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और उसी दौरान 2004 के आसपास, 2002 में मैंने परीक्षा पास कर ली थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद सर मेरा यही जो अध्यापन का कार्यक्रम है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपना जो तैयारी के दौरान वहीं पढ़ाना शुरू किया। फिर लोक सेवा आयोग के थ्रू ही उत्तराखंड में मेरे को घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवक्ता का पद मिला। राइट। और ये जर्नी भी मेरी चलती रही। 2009 के आसपास मैंने फिर वहाँ से रिजाइन दिया, क्योंकि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में बैलेंस करने में इस बीच दिक्कत। शादी भी हो गई। शादी हो चुकी थी 2004 में ही। हाँ। बच्चा मेरा 2006 में पहला बेटा हुआ मेरा। ओके। तो उन दिनों वो जॉब, फिर पहला छोटा बच्चा और पौड़ी जैसी जगह, तो ये एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हुई। फिर मैंने फाइनली अपना एमटेक पूरा किया दिल्ली, वहाँ रिजाइन दे के आई मैं। और तो मैंने सरकारी नौकरी से आपने हाँ रिजाइन दे उसका दिया। मुंह छोड़ दिया, जी और घर बिल्कुल। वालों ने कुछ हाँ सर। बोला नहीं कि जी क्यों छोड़ रहे हो। काफी कुछ हुआ, पर मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहती थी वैसे शेप राइट। करना चाहती थी। राइट। और मैं चाहती थी कि ना केवल मैं और ज़्यादा एवेन्यूज तलाशूं अपने लाइफ करियर के लिए भी, बल्कि अपने बच्चों को भी एक अच्छा माहौल दूं जिसमें वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें। राइट। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एमटेक पूरा करती हूँ अपना, दिल्ली से अपना रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग टेरी यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक पूरा किया। और कुछ वर्ष मैंने सोलर इंडस्ट्री, विंड इंडस्ट्री में भी अनुभव लिया। फिर उसके बाद जब 2013 में मेरा बेटा हुआ दूसरा, तो तब भी थोड़ा डिफिकल्टी आने लगी, क्योंकि हस्बैंड बीएचईएल में साइट में ही ज़्यादातर पोस्टेड रहते थे। राइट। फिर मैंने फाइनली सोचा अब बच्चों पे ध्यान देती हूँ। अपने करियर को मैं एमटेक तक ले गई थी, और साथ ही साथ मेरा चल रहा था, घर में भी मैं ट्यूशन्स वगैरह करके अपने आप को इंगेज रखती थी। तो क्रिएटिवली इंगेज रहना मेरे को पहले से ही पसंद था, खाली बैठना नहीं। बच्चे तो भेज ही रही थी मैं स्कूल, उनका देखभाल करना। तो सर ये शेप था कि कुछ करने की चाह तो पहले से ही थी, कि कुछ तो करना है, बस अवसर आने के लिए तो इंतजार कर रही थी। लंबा समय हो गया। आई थिंक आपकी एज कितनी रही होगी जब आपने ये वाला एग्जाम भरा जी था। सर 41। 41। तो ये लगभग जी लास्ट, सर। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे लास्ट बॉल पे लास्ट, छक्का। हाँ मुझे था, ये भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। और हाँ। 42 जनरली एक मैक्सिमम एज लिमिट होती है। राइट। कोविड के दौरान रिलैक्सेशन मिला, 44 45 हो गया था। और मेरे लिए तो आखिरी चांस था, तो मैंने यही सोचा था लास्ट बॉल पे छक्का मारने वाली मेरी सिचुएशन है और मारना ही राइट। है। राइट। तो सर इसी के लिए ट्राई किया मैंने। तो 41 में दो चीजें हैं। एक तो 41 ईयर्स ऑफ एज में ऐसे एक कुछ नया करना, अ, नया भी नहीं कहेंगे लेकिन पुराना जो शायद 15 साल पहले छोड़ दिया था, जी उस चीज को दोबारा पकड़ना। तो उसके लिए आपके मन में किस तरीके से हुआ, और क्या रिएक्शन क्या था फैमिली वालों का, जी उन्होंने किस तरीके से, या किसी ने मोटिवेट किया या डीमोटिवेट किया, कैसे रिएक्शंस थे। सर मोटिवेशन तो मैं खुद से बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहती थी कि लाइफ को अच्छी जगह ले जाऊंगी। और सीखती मैं बहुत कुछ रहती थी, जैसे एनपीटीएल के जो कोर्सेज रहते थे उनमें राइट। टेक्निकली अपडेट करते रहना। फिर मीनवाइल जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाया वो थी योग और हेल्थ, अपने पे ध्यान देना। जब मैं खुद फिट रहने लगी तो मुझे लगता था अब पॉसिबल है मेरे लिए कुछ भी चीज़ें नई सीखना और नया करना। तो हुआ यूं कि टेरिटोरियल आर्मी का मैंने नाम सुना था। राइट। तो टीए। जी, तो मुझे ऐसा लगता था, उस वक्त 39 की थी, कोविड था, तो मुझे लगा इसके लिए ट्राई, किसी ने मुझे बताया इसके लिए ट्राई करो, तुम फिट हो, सब कुछ करती हो।
तो मैंने कहा इसका चांस देती हूँ। तो एसएसबी की प्रिपरेशन चल करी मैंने, हम्म। पर अनफॉर्चुनेटली रिटर्न में नहीं क्वालिफाई कर पाई। ओके। पर उसी महीने ये नोटिफिकेशन आया पीसीएस का। राइट। तो मुझे ये लगा, फिर घर वालों ने, मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी एज अभी है, अभी 42 नहीं हुई है, कर सकते तो हो। कर सकती हो। तो मैंने भी थोड़ा सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें मेरे को ये मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का बड़ा रोल रहा है इसमें, जो आप कह रहे थे कि हेल्थ और योगा, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल सही, और मुझे लगता है पढ़ाई के लिए भी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन के हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो खैर, अब यहाँ से एक चीज और जो आपने बीच में बताया कि आपने बीच में अपनी जॉब वगैरह छोड़ दी थी बच्चों के लिए, और जनरली विमेन के साथ ऐसा होता है कि एक करियर में गैप आ जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वर्क को पीछे करना पड़ता है, जी और उसके बाद में फिर आपने इसको किया। तो फैमिली लाइफ से कैसे बैलेंस किया इसको, किस प्रकार से आप कर पाए? सर, अगर हम कुछ भी देखें, जैसे बच्चों को समय पे स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना, उनके लिए खाना वगैरह हर चीज करना, वो एक हर कोई मदर जो होती है उसको प्रायोरिटाइज करती है। पर साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल जाते हैं बच्चे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो हमेशा आपके पास नहीं बैठे हैं। राइट। आपके पास अपने लिए समय है, और उसको आपको यूटिलाइज करना आपके हाथ में है। अब हम पे है कि हम उस समय को अपने पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। उसके लिए पूरा आपके पास एक मतलब प्लान होना चाहिए कि मैं कुछ उसको एनरिच करती रहूं, अपने आप को कुछ पढ़ती रहूं। और साथ ही साथ नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रांग बनानी जरूरी है। आपको अपने आसपास क्या चल रहा है, क्या एग्जाम्स निकले हैं, मेरी क्या क्या अप्रोचेबल चीजें हैं, तो इस पे मैंने बहुत तो ध्यान ये दिया। नेटवर्किंग कैसे बनाई आपने, क्योंकि जनरली बच्चों की जो मदर्स होती हैं वो तो ऐसे तैयारी नहीं करती, तो जी, कहाँ से आपने खोजी अपने लिए साथी तैयारी वगैरह के लिए? मेरे लिए एकमात्र था टेलीग्राम, ओके। जिसमें कि मुझे ऐसे ग्रुप्स मिले यूकेपीएससी की प्रिपरेशन वाले। राइट। और जब मुझे जानना ही था कि कैसे कर रहे हैं बाकी जो कर रहे हैं एस्पिरेंट से कैसे करें, तो टेलीग्राम मेरे लिए, और साथ ही साथ आप लोगों के जो चैनल्स हैं, राइट। ओरेकल के हो गए, और भी कई चैनल्स थे, उनके थ्रू एक अंदर से क्यूरियोसिटी आने लगी कि राइट। हमें पढ़ना है तो इस किस्म से पढ़ना है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा एक गाइडिंग फैक्टर रहा सर। ओके। तो सोशल मीडिया बेसिकली हेल्पफुल रहा बाकी लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो पूरी तैयारी आपने ऑनलाइन करी, कहीं पे कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं नहीं सर, करी? कुछ भी नहीं किया सर। सबसे पहले जब ये सिलेबस आया, नोटिफिकेशन आया, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लिया कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, मेरा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। और जब था तो उसके लिए सबसे पहले स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल के फिर से मैं आती थी, यूट्यूब चैनल्स देखती थी कि क्या आप लोग बता रहे हैं, किस किस तरीके से ये किताबें पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे जुटालो चीज़ें उसी में उलझे हैं, राइट। टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले एक सही सोर्स और एक ही परफेक्ट जो स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ना है हमको। कहीं कहीं पे, जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, मेरा ह्यूमैनिटीज थोड़ा वीक फैक्टर था, जैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सब नहीं है। उसके लिए 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की 11th 12th की बुक्स है राइट। उसको रेफर किया। कुछ तमिलनाडु बोर्ड की मैंने बुक्स हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए की। तो कुछ एक सोर्स जो मुझे स्क्रैच से करने थे वो किए। पर साथ ही साथ जो, और कुछ कुछ मेरे को तो वहाँ पे भी स्ट्रगल था कि उत्तराखंड का मटेरियल एक जगह पे नहीं होता था। और आप लोगों ने ये चीज़ दी कि उसके मटेरियल आप निकाल रहे थे, तो वो एक थोड़ा सपोर्टिव था। प्लस यूट्यूब चैनल में जो जो जानकारियाँ बताई जाती थी उसको भी मैं नोट्स बना के रखती थी। ओके। तो ऑल टुगेदर यहाँ से मुझे सोशल मीडिया से ही हेल्प मिली सर। अच्छा। तो इसमें जैसे आपने बोला कि आपने पहले भी एक बार एग्जाम दिया था हाँ जी 2005 सर, में, जी तो सर। कुछ याद था उसका जब इस बार एग्जाम देने जा रहे थे? वो तो सर ऐसा था कि वो भी ऐसी, उस वक्त मेरे 2-3 जॉब लगे थे। एक पौड़ी वाला लगा था, एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और जब पीसीएस के मैं गई तो उस वक्त 2 ऑप्शनल होते थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाल दिया था मैंने, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरव्यू में ठीक ठाक हुआ, पर ऑल टुगेदर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो उसका तो सर कुछ भी याद नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी याद नहीं था। तो जीरो से ही शुरू किया एक जीरो से, तरीके से। बिल्कुल जीरो से तो स्टार्ट किया मैंने। मोटिवेशन क्या था, मतलब क्यों हाँ सर। 41 की एज में क्यों आप चाह रहे थे कि मैं कुछ करूं? सर उसके पीछे ऐसा भी नहीं है फाइनेंशियली कोई इशू? कुछ भी अपना इशू कर नहीं रहे था थे, आप पढ़ा रहे थे, पढ़ा भी सकते थे। सर। मेरा अपने राज्य के लिए कुछ करने की जो सपना था, जी। उसने मुझे कभी सोने नहीं दिया। राइट। मेरे को आना तो था, चाहे मैं 60 इयर्स के बाद मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट होता, हम वापस आते और हम राइट। पढ़ा के थ्रू अपने सोसाइटी को पे बैक करते। ये एक था मेरे, जितना हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से पे बैक करते। पर ये पीसीएस के थ्रू अपॉर्चुनिटी मेरी ऐसी थी कि मैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक लिंक बन सकती हूँ। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही है, क्यों ना मैं एक लिंक बन के, एक मजबूत कड़ी बन के वो सब वापस करूँ, वो सब दूँ जो मैं चाहती हूँ। तो ये एक सपने ने सोने नहीं दिया मुझे। और तो आपने बताया आपके भाई साहब का ये रिएक्शन था, बच्चे उन्होंने क्या बोला कि मम्मी आप पढ़ाई कर रही हो? हाँ,
वो घर में थोड़ा पढ़ाई का माहौल है हमारे इसमें। अच्छा। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट किया उनने। हम्म। इनफैक्ट मेरे सबसे पहला जब मैंने प्रिंट आउट निकाला उसका सिलेबस का, हम दोनों ने बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई, तुम्हें ओके। कैसे, पूरी स्ट्रैटेजी, ऑलवेज स्मार्ट स्टडी, कि कम समय में कैसे तुम पढ़ सकती हो, कौन सी किताब पढ़ोगी। वो मेरे लिए इनफैक्ट करंट अफेयर के डाउनलोड करके लाते थे मटेरियल्स वगैरह, राइट। मैं उसी को याद करती रहती थी, पढ़ती थी। तो एक स्ट्रैटेजी का तो बहुत बड़ा योगदान है। फिर मेंस के लिए बिल्कुल अलग था कि मेरे को लिखने पे मेरी थोड़ी राइटिंग एबिलिटीज़ थोड़ी ठीक थी पहले से, पर 3 घंटे बैठ के अच्छा लिखना, वैल्यू एडिशन करके लिखना, उसको मैं उनको चेक कराती रहती थी। तो ओके। उनका मोटिवेशन तो मतलब फैमिली फैक्टर बहुत ज़्यादा इसमें सर, रोल रहा बिल्कुल सर। करने का। फैमिली के अलावा, और जैसे आपने बोला आपकी राइटिंग एबिलिटीज अच्छी थी, तो ये ऑब्वियसली एक साल में नहीं होता या एक महीने में, 2 साल में भी नहीं, टाइम लगता है इसको रिफाइन जी करने सर। में, धीरे 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 धीरे। तो नेचुरली जो पहले से आपने पढ़ा होगा जी वो सर। डेफिनेटली काम आया काम ही है। होगा। इनफैक्ट अभी तो साइंस और वो भी था, मैथ्स वगैरह भी था, तो जी वहां बिल्कुल। पे आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट हुआ होगा कि उस हाँ पुराने सर। वाले फॉर्मेट में। सर कहते हैं ना, आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहो, क्या चीज़ कब आपको फायदा कर जाए। मैंने यस। क्या किया था, मैं 3 साल ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को घर पे। हम्म। लोग कहते भी थे बड़ा छोटा काम कर रही हो, मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। मैंने 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को जो पढ़ाया, वो मेरा सारा पीसीएस की प्रिपरेशन में काम आ गया, क्योंकि राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइंस, ये सब चीज़ें हाँ करती रही मैं, उसमें। और वो मेरा अपने आप ब्रशअप होता चला गया, वो मेरे लिए रेडीमेड था। और जैसे राइट। ये होता है, हम बॉटनी में ही पढ़ते हैं, आई का, हार्ट का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं, पर वो जो ट्यूशन पढ़ाया था मैंने, उसने मुझे वो सब बेनिफिट किया सर। तो बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ ओवर द टाइम पीरियड उसने आपको काफी हेल्प किया। बहुत तरीके से। और एक तरीके से कुछ चीजों में तो पता भी नहीं लगा होगा कि ये तो बस आता है, जैसे जी मैथ से तो शायद हाँ वो ठीक है, इसकी क्या ही तैयारी करना, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सब्जेक्ट्स तो अपने लिए अपने हाथ में ही है। जी सर। तो थोड़ा सा अब ये एस्पेक्ट तो ठीक है, इसके अलावा अ, एक ऐसे सेगमेंटेड देख लेते हैं, प्री जी का, मेंस का, जी। इंटरव्यू का। तो प्री की जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके पहले आपने कभी ऐसे गोले भरने वाले एग्जाम दिए थे उस बीच में, आसपास में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिए थे। हम्म। और उसकी जब मैंने पैटर्न देखे थे, तो इसके बड़े फैक्चुअल आते थे। राइट। अगर मैं यूपीएससी के भी देखूं पेपर, या यूपी पीसीएस के देखूं, पर अपनी उत्तराखंड पीसीएस के जो प्री का पेपर देखती हूँ, तो अलग पैटर्न है उसका। राइट। उसमें से अगर 150 जीएस के हैं, तो 20 से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो बड़े फैक्चुअल, आप फैक्ट बताइए कब हुआ था फाउंड, बिल्कुल क्या बिल्कुल नाम था उनका। बिल्कुल उसके लिए ना केवल मेमोरी बल्कि किस्मत का भी बड़ा खेल है। तो बिल्कुल। मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत सारा पढ़ लिया, जितना जीएस हो सकता है और ये सब हो सकता है, मॉक लगाए सारे, जितने ओके। हो सकते हैं मॉक लगाती रही। मेरा एवरेज स्कोर, मैं सोचती थी 100 150 में 100 तक आता है स्कोर तो डिसेंट है, कट ऑफ पार हो जाएगा। कभी कभी 80-90 तक रहता था, जो मेरे लिए था कि ये बस पार हो जाए मेरा, तो मेंस कर लूंगी मैं। हाँ तो वो फॉर्चुनेटली मेरा पार हो गया। तो हाँ। उसके लिए थोड़ा सा एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी कोई बनाई। सब्जेक्ट था जिस पे ज्यादा, जिससे परेशानी हुई, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? इकोनॉमिक्स की बात करूंगी, इकोनॉमिक्स। तो प्री में तो कम आता है हाँ, इकोनॉमिक्स, अच्छा प्री की बात करें तो रटना पड़ता है उसमें। हाँ जैसे आप साइंस की स्टूडेंट हैं, जी ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि रटना उनको पसंद नहीं होता जी साइंस के जी स्टूडेंट्स जी को। बिल्कुल। तो प्री का तो सर मेरे को सारा ही डिफिकल्ट लगता था, मुझे हिस्ट्री बड़ी टफ लगती थी, राइट। और ज्योग्राफी बहुत टफ लगती थी। पर मैंने क्या किया बताती हूँ आपको। हाँ। यूपीएससी में करीबन 3000 4000 एक वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, 26 सालों के पेपर होते हैं, वो लगा डाले थे पूरे। ओके। तो तो उसमें रिवाइज हो गया एक तरीके रिवाइज, से। वो इतनी बार लगाती थी मैं ऑब्जेक्टिव, तो कुछ ना कुछ तो मेरे बहुत फंसे उसमें से, तो वो चीज़ है। पीवाईक्यूज से फायदा हुआ, पीवाईक्यू पीवाईक्यूज यस से फायदा हुआ। इसमें उत्तराखंड का जो सेक्शन होता है, जी अगर सर। आपने उत्तराखंड के कोई एग्जाम नहीं दिए हो तो बड़ा मुश्किल होता है करना, जी सर। क्योंकि बड़ा फैक्चुअल है, उसकी हिस्ट्री भी है, उसकी पॉलिटी भी है। खैर नाम की जी पॉलिटी वैसे तो, लेकिन बाकी चीजें भी जो हैं, तो वो याद करना पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप लास्ट अटेम्प्ट था, पहली बार था, तो उत्तराखंड का आपने कैसे प्रिपेयर किया? उत्तराखंड में भी सर बुक्स आई थी, बुकलेट्स थी, ये ऑब्जेक्टिव वाली परीक्षा वाणी जैसी हो गई, राइट। उसको बहुत बार लगा लिया था मैंने। तो आपने मतलब क्वेश्चंस करने पे ध्यान दिया कि जो एक्चुअल एग्जैक्टली एग्जाम में जैसा आएगा एग्जैक्टली वैसा करना वैसे चाहिए। मैं टेक्स्ट में ही पढ़ा, किताबें अजय रावत और ये सब बताई गई थी मुझे, हाँ हिस्ट्री हाँ से हाँ पढ़ लो जो, मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए सरसरी निगाह से जाती थी पूरा। पर सिर्फ मेरा स्ट्रैटेजी ये थी, ऑब्जेक्टिव लगाओ, इसके करते करते तो ही यूटिलिटेरियन अप्रोच, कि जिससे हम बस एग्जाम निकालना पास है, हो जाए मेरा, निकालना प्री है। निकल जाए मेरा, मेरी यही अप्रोच थी, खूब राइट। ऑब्जेक्टिव लगाए। राइट। जी सर। ठीक है। अच्छा, सॉरी, मेंस का जब टाइम आ गया, और उस समय तो शायद मेंस 2-3 बार शिफ्ट हुआ जी जब आप सर, दे रहे 4 थे, बार, 4 4 बार बार शिफ्ट जी हुआ। सर।
आपके लिए अच्छा था या बुरा था? अच्छा था सर। शिफ्ट हुआ तो अच्छा हो गया, फायदा हुआ। हाँ, शुरुआत में 2-3 बार हुआ तो लगा थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिल गया, हालांकि ज्यादा 4 बार हो गया तो वो इरिटेट करने लगा था थोड़ा, राइट। पर कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ। तो उस बीच में वहां पे क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि प्री में तो आपने बोला सरसरी निगाह से, मेंस जी में सरसरी निगाह से हो नहीं सकता। नहीं हो सकता बिल्कुल भी। उसमें आप लगा लीजिए, मैंने जब प्रिंट आउट निकाले थे एक एक पेज का, मैंने एक एक टॉपिक नहीं छोड़ा। बोलते हैं आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, आई विल लीव नो टॉपिक अनअटेंडेड, तो सब कुछ लगाया। और उसको भी जैसे हिस्ट्री था, प्रॉपर नोट्स बनाती थी सर, और नोट्स के भी नोट्स बनते थे मेरे, रिवीजन करते, थोड़ा और छोटे हो जाए। और छोटे हो जाते थे मेरे, तो थोड़ा लिखने की आदत थी। और फिर जब ये पूरा हो गया, साइंस का भी एक भी चीज, साइंस में ही जब साइंस एंड टेक का जो छठा पेपर था, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिर आपका स्पेस, रोबोटिक्स, ये सब कुछ आता था। उसमें भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। इनफैक्ट कोई किताब नहीं होती थी, पर इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के उसके नोट्स बना लेते थे। तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाती थी कि मोटा मोटी एक डायग्राम और उसका अंदर सब्सटेंस वो पता होना चाहिए, ताकि खाली कुछ ना छोड़ूं मैं। राइट। तो एक ये हेल्प तो मिला वो था। टाइम जो मिला तो आपने अच्छे से यूटिलाइज हाँ किया, एक सर। एक चीज के नोट्स बना सर लिए। जी बिल्कुल। और उससे भी पहले जब आप पढ़ें तो मेरा सबसे पहला मानना यह है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले तो, आज में अगर मुझे हिस्ट्री करनी है, हिस्ट्री की 8 यूनिट है, तो पूरा एक मेरा दिमाग में ऐसा होना चाहिए, 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने में अगर 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 दिन के इतने घंटे हैं, और मैं कितना घंटे दे पा रही हूँ, उस एक एक घंटे का हिसाब मेरे पास रहता था, कि मेरे पास 11 से 4 तक एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ पूरा। बिल्कुल डिसिप्लिन। तो उस समय पे बाकी घर की जो जिम्मेदारी थी वो कैसे कर रहे थे? पूरा मैं अकेले ही किया है सारा। अच्छा। हस्बैंड मेरे को सपोर्टिव थे ही, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, प्लस जब खाना हो तो गया उस सब। समय आप कहाँ थी, मतलब? हैदराबाद से। हैदराबाद में थी। हैदराबाद से। हैदराबाद से तैयारी करी जी आपने, सर। वहाँ तो गर्मी भी बहुत होती है। सर सब चल ही रहा था, हाँ। सब चल अच्छा। ही रहा था। अच्छा, ठीक है। तो आप जब ये सारा चीजें कर रही थी, मेंस वगैरह का जो भी पढ़ रहे थे, मेंस में जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है जी सर। या इवन पॉलिटी का पेपर है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है। जी सर। कैसे मैनेज करते थे, याद कैसे रखते थे, या किस तरीके से उसको किया? जैसे आपने बोला नोट्स बना लिए छोटे जी। छोटे, तो क्या उस आपने उसमें भी नोट्स वगैरह को, हाँ सर। या मैं कोई एक फैक्ट शीट बना ली डेटा की, क्या किया? हाँ, इकोनॉमिक्स था, उसमें तो जैसे जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे टॉपिक थे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाती थी। फिर मैंने बताया जैसे रिवाइज करने के भी मेरे फिर नोट्स के नोट्स बन जाते थे, और लास्ट तक जाते आते तो एक पतली सी कॉपी थी मेरी, जिसमें कि पूरे इकोनॉमिक्स के, नेशनल इनकम है तो उसके छोटे छोटे, ताकि मुझे पॉइंट्स दिमाग में रहे मेरे, राइट। फिर मैं उनको बना के आगे लिख दूँ। ओके। तो ये रहता था। फैक्ट्स की बात है, उसके लिए तो मेरा आगे बोर्ड, मेरा जहाँ डेस्क रहती थी वहाँ पे लिख देती थी मैं कि ये मेन सेलिएंट चीज़ें हैं, ये पता है तो हम बिल्डअप कर सकते हैं उसको, चीज़ को। राइट। अच्छा, कोई डिस्कशन वगैरह, कोई स्टडी ग्रुप ऐसा भी था कि कहाँ पे किसी के साथ में बातचीत करके या कोऑर्डिनेट करके पढ़ाई कर रहे नहीं हैं? सर, मैंने बिल्कुल सोली अकेले किया है। अकेले किया। अकेले किया कंप्लीट, क्योंकि मैं ओके। लोग के साथ टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगी, घर की जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, राइट। बच्चों को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं। तो सिलेबस आपका एंकर था, बिल्कुल। उसके हिसाब से ही आपने बिल्कुल सर। चलते चले गए। किसी से उसमें अभी ऐसी कोई हेल्प, कोई नहीं कोऑर्डिनेशन सर, वगैरह कुछ आपने नहीं लिया, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि कर सकते कर हैं? सकते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मेंस में ही आंसर राइटिंग, जैसे जी आप सर। प्री में कर रहे थे तो आपने मॉक्स वगैरह लगाए, तो जी मेंस के लिए आंसर राइटिंग वगैरह के लिए कुछ किया? हाँ सर। उसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत किया कि मगर टेलीग्राम्स को फिर से मैं वो कंट्रीब्यूट दूंगी थोड़ा सा, कि उसमें ग्रुप बन जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मॉक के टेस्ट के थ्रू हम लोग को हेल्प करते राइट। हैं। राइट। तो हम लोग क्या करते थे, मैं एक मॉक खरीद लिया, जैसे जो भी उसकी टेस्ट सीरीज की कीमत है वो पे की, फिर उसको पूरी तरीके से 7 पेपर हैं उसके, वो लगाए हमने बैठ के, घड़ी रख के देखते थे। इवैल्यूएशन के लिए कभी कभी मिलते थे, जनरली मेरे लिए तो हस्बैंड ही देख देते थे कि तुमने ऐसे कैसा लिखा है, ये उतना बढ़िया नहीं है, इसको और अच्छा बनाओ। या आंसर राइटिंग है तो क्या मैं वैल्यू एडिशन कर पाई, नहीं कर पाई, फैक्ट दिए, डायग्राम दिया, अच्छे से इंट्रो और कंक्लूड किया, नहीं किया। एक दो बार उनने मेरा चेक किया, फिर मुझे खुद समझ। और फिर एक दूसरा था मेरा, मैंने यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करके वो कंपेयर कर देती थी मैं अपना, ओके। कि उनका इस लेवल का है, मेरा कहाँ पे है, तो राइट। मुझे कितना और उठना है इनका जैसा लिखने के लिए आसपास भी। तो वो मेरे लिए एक तो एंकर क्या है। एलिमेंट्स लगे आपको आंसर राइटिंग में, क्या ऐसा होना चाहिए जो आपकी आंसर राइटिंग को और बेटर करता है? सबसे पहले तो सर वहाँ सोचने का समय नहीं मिलता बिल्कुल भी, जब असली पेपर होता है और यहाँ बैठ के तो हम सोचते हैं, हम एक क्वेश्चन देखा हमने, परफेक्ट लिखना है। परफेक्ट लिखना है, सोचते हैं हम कि ये मेरे कीवर्ड्स रहेंगे, ये इंट्रो लिखेंगे, एक ये डायग्राम डाल देंगे,
और Right. थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर डाल देंगे, इस रिपोर्ट को ऐड करेंगे और कंक्लूड कर देंगे बढ़िया से। इतना भी समय नहीं रहता वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ आपने क्वेश्चन देखा, आप 1 मिनट भी नहीं सोचते, आप लिखना शुरू कर देते। तो अपने आप को, माइंड को ऐसे कस्टमाइज करना पड़ता है कि आप क्वेश्चन देखो, इंट्रो दो, थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देके, और फिर से टू द पॉइंट बुलेट्स में जितना अच्छा लिख सको। मेरा पूरा मेन रहता था कि अपनी बात जो बॉडी के तौर पे क्लमजी मल्टी पैराग्राफ। कलर्ड किया आपने या नहीं सर, सिंगल कुछ भी कलर नहीं, में? कुछ भी। एक पेन यूज किया ब्लू कलर का, और धाड़ बस लिखना शुरू करना है, और बस तो कोशिश की पूरे पेज भरे थे या थोड़े? पूरे कंप्लीट। पूरे पेज भरा, हाँ सर, एंड टू एंड पूरा भर दिया? पूरा कर दिया। डायग्राम्स वगैरह? हाँ सर, जहाँ याद आ गया अच्छा सा डायग्राम, जगह छोड़ दी, कुछ तो डाल दिया। जैसे अगर ज्योग्राफी है तो वहाँ तो इसेंशियल है, हाँ, आप मैपिंग के थ्रू डाल दो, या कुछ भी। अगर अर्थक्वेक जोन्स हैं तो थोड़ा उत्तराखंड का मैप दिखा के Right. ये सब दिखा दिया, वो बहुत इनहेंस कर देते हैं। राइट। तो वो पेन से बनाए सारे? हाँ, बस पेन से सर। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि प्रैक्टिस गलत ना हो। गलत ना हो, एक मोटा मोटी आप सही सा एक डायग्राम साफ हाँ, सुथरा हाँ, लेबल्ड थोड़ा बना दें, हाँ। और वो कर दें। प्लस बुलेट्स में अगर लिख देते हैं हम, तो हमारा काम आसान भी हो जाता है, और थोड़ा याद। एग्जामिनर का काम आसान होता है, एग्जाम उसको का पढ़ने में जी सर, आधे घंटे में कॉपी चेक करनी है, जी फटाफट सर, कॉपी चेक करे घर जाए। जी सर। बस अपने माइंड को हमें मॉक के दौरान ऐसे ही करना है कि थोड़ा इंट्रो डाला, डायरेक्टली बुलेट्स पे आ जाओ, और फिर एक डायग्राम सपोर्ट करते हुए उसको कंक्लूड कर दें। राइट, ठीक है। तो मेंस का जब उसके रिजल्ट भी बहुत समय में आया, जी सर, 1 साल पूरा लगा। तो उस समय क्या कर रहे थे? वो समय सच में सर बहुत टेस्टिंग था हमारे लिए, पेशेंस को टेस्ट करने वाला कि क्या होगा। तो ट्विटर कैंपेन भी चलाए हम लोगों ने कि जल्दी से आ जाए रिजल्ट, कि कुछ जागे, कॉपी चेक हो Right. हमारी। Right. तो वो टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम था। फिर खैर आया रिजल्ट फाइनली 1 साल के बाद, हाँ। और आते ही फिर इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो गई। हम्म। पर मुझे ऐसा लगता था कि हो जाएगा मेरा मेंस, क्योंकि ठीक लिखा था सारे पेपर, एक भी खराब नहीं गया था, और एक भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा। सारे एवरेज और सेटिस्फाइड थी। अच्छे नंबर किस में आए? अच्छे नंबर मैथ्स और एथिक्स में ही आए, करीबन मैथ्स 132। तो पूरा ही हाँ, कर दिया होगा। 132 135 ठीक ही हाँ। किया था, और बाकी सब में भी 120 के आसपास, 125 ऐसे आए। ओके। तो हिंदी वाले में, हिंदी हाँ, एस्से वाले हिंदी में? सर उसमें बहुत अच्छा सोचा था, नहीं आ पाए। 165 170 ही आए मेरे, ओके। 300 में से। और हिस्ट्री में भी उतने अच्छे नहीं आए, उसमें भी 90 तक ही आए। तो वो अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान आई अचानक, आप बचपन से हिंदी मीडियम से पढ़े हो, सरकारी स्कूल में, हाँ हाँ बिल्कुल। और आपने पेपर लिखा इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम? हाँ सर। तो ये स्विच कैसे? और बहुत सारे लोग ना त्रिशंकु बने हुए हैं इसी में, हाँ। उनको नहीं पता कि मुझे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ये डिसीजन पहले ले लिया था नहीं या नहीं, आपको वो कभी कंफ्यूजन हुआ? कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, लिखना इंग्लिश में ही था, क्योंकि ओके। इंजीनियरिंग मैंने पूरी इंग्लिश में की। राइट। उसके बाद मेरी जॉब या कुछ भी रहा हो, टोटली मैंने 11th के बाद इंग्लिश में स्विच कर लिया था। तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में स्विच करने के लिए, भले ही आपने 20 साल पहले किया, कितनी मेहनत लगी, कितना किस तरीके से किया? नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस एग्जाम। अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्या मेहनत लगती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बचपन से मेरे दिमाग में था, मैं जर्नल्स लिखने लगी थी, छोटी थी, राइट, डायरी। क्लास 5 से ही मैं जो कुछ भी हुआ उसको इंग्लिश में लिखना, हम्म। ताकि मुझे अपने थॉट्स को उसको ट्रांसलेट करने में, वर्ड्स में दिक्कत ना हो। उस समय तो ये नहीं पता होगा ना मैं एग्जाम लिखूंगी, बस ऐसे ही हाँ, लिखने बस का ऐसे शौक है। बस लिखने का शौक शौक है। था, और उसको करते करते ये हैबिट मैंने कई सालों तक बना के रखी। ओके। तो उसमें सर ये मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में जब हम लिखते हैं उसके अपने एडवांटेजेस हैं, आपकी राइटिंग बहुत स्पीड में आ जाती है, और टाइम कम समय में आप ज़्यादा बातें लिख सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपका 12th आपने कब किया था? 96 में सर। 96 में? तो उसके बाद से तो हिंदी लिखी नहीं होगी, नहीं। और यहाँ आकर के फिर आपने हिंदी हाँ, इतने हिंदी का सालों बाद? पेपर, हाँ। पर ये है कि पढ़ाती रहती थी बच्चों को, या खुद भी हाँ। पढ़ती रहती हूँ, तो उससे ऐसा भी कुछ टच नहीं छूटा कि बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगी। तो Right. हो जाता है सर। तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुई हिंदी का नहीं सर, पेपर करने में भी या हिंदी लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिक्कत की? 12th तक तो किया ही था। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, हिंदी के लिए कैसे तैयारी करी? बाकी सबकी तो जी बात जी, हो गई। कहते हैं सर हरदेव बहारी बुक पढ़ो, पर मुझे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उससे। मैंने क्या किया, जो बच्चों की 7th 8th की व्याकरण की किताबें होती हैं, हाँ जी। उसमें जो समास, संधि और पत्र वगैरह थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया। ओके। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो, जो टॉपिक दिया है समास संधि, उसको एकदम दिमाग में कि हाँ इतने प्रकार के हैं, इतने प्रकार की संधियाँ, नोट्स बना के, वो किताबें सफिशिएंट है। हरदेव बहारी से भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो। हिंदी का पेपर एक्चुअली बहुत लोगों को लंबा लगता है, जिनकी हाँ हिंदी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती ना। जी खैर अब तो दो पार्ट्स में हो गया, हिंदी और एस्से अलग कर लिया है, बट पहले बच्चों को लंबा और था भी लंबा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ठीक है। अच्छा, ये पीरियड जो 1 साल हुआ, ट्विटर कैंपेन वगैरह चला, उस समय सोचा कुछ अल्टरनेट करियर, अगर मान लो इसमें नहीं, आपको लग रहा था होगा, बट कुछ सेकंड पर गेसिंग ऐसा? बिल्कुल सर, मैं तो सोच लेती हूँ थोड़ा सा कि लाइफ ऐसे तो नहीं, कुछ ऊपर ही जाएगी, हाँ। जितना भी सीखा है। तो
कुछ ना कुछ सोचती थी कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ कर लूंगी, जो अच्छा, कुछ शेयर मार्केटिंग वगैरह, तो कुछ ना कुछ एंगेज कर ही लेती मैं अपने आप को तो शुरू में। इंजीनियरिंग पढ़ाना, उसके बाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करना, फिर सिविल सर्विसेज, और एक बी प्लान था कि नहीं फाइनेंस में घुस सकते हैं, जी, उसके कोई मैंने बैकग्राउंड नहीं फिर भी घुस सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी कर लिए थे बीच में मैंने NISM वाले। हाँ, वो शुरू करके वो भी कर लिया, मजा आ रहा था, थोड़ा इनकम भी हो जाती और इंटरेस्टिंग कॉमर्स था, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, डिफरेंट, पर अच्छा लगता राइट है। राइट जी सर। राइट। चलो अच्छा, ये तो घर के लिए भी जी अच्छा रहेगा, जी सर। क्योंकि मनी मैनेजमेंट तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जी स्किल है, सर, वैसे भी आनी चाहिए। आनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप कुछ नहीं करते हो, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विमेन का मुझे लगता है ना कि उनको नहीं पता होता मनी को कैसे मैनेज करना है, भले ही वो अच्छी जॉब्स में भी हो। ये ऑफ द टॉपिक हो गया, बट जस्ट मेरे दिमाग में आया, और वो चीज थोड़ा सा मेल्स के पास में ही रह जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज अगर वो सीखें तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्किल दैट दे शुड एग्जैक्टली लर्न। सर, बिल्कुल घर बाकी चीजों बैठे के बैठे अलावा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, और कई ट्रेडिंग चीजें। तो खैर मतलब सी पर्सनली मुझे लगता है थोड़ा खतरनाक काम है, लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट कर करना चाहिए। और इन जनरल की पैसा कहाँ से कैसे जा रहा है बैंक में, अकाउंट में एग्जैक्टली जो चलाना है ना, वो भी लोगों को नहीं आता, बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को ढंग से, तो वो सीखना चाहिए। खैर, इसके बाद से इंटरव्यू के लिए लिस्ट में जी नाम आ सर। गया होगा, तो उसके बाद से किस तरीके से आपने उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करी? क्या आपके स्टेप्स थे? जैसे अभी जी तक आप स्ट्रैटेजिकली चल रहे थे, तो अब क्या स्ट्रैटेजी आई? सर, सबसे पहला तो 1 साल के समय के दौरान भी मैंने न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ती रही, कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू वो रखा, आदत है। आदत थी। और उसमें क्या रहता है कि आप नेशनल, इंटरनेशनल और अपने स्टेट के इश्यूज से एकदम अपडेट रहते हैं, तो वो रखा, और उसके भी नोट्स बना के ही तैयार ये रखती थी। जो न्यूज़पेपर है, आप मेंस के टाइम पे भी पढ़ रहे थे, पढ़ रही प्री थी के सर, टाइम पे भी पढ़ प्री रहे के थे? टाइम पे भी। कितना समय देते थे न्यूज़पेपर को? मैं तो 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा कभी तो सिर्फ बाकी तैयारी न्यूज़पेपर उसके लिए सफर नहीं हो होती उस जाता था, चीज से? क्योंकि न्यूज़पेपर से मुझे काफ़ी कुछ हेल्प मिली राइट। लास्ट में। प्री में थोड़ा सा मैंने ब्रेक दिया, क्योंकि प्री ऑल टुगेदर मैंने बताया वो वाली यूटिलिटेरियन अप्रोच थी मेरी, कि कौन बस सा पास करो। न्यूज़पेपर कौन सा था? एक तो हिंदू, एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, तीन पेपर तीन न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे थे? रोज पढ़ रही थी। तो खबरें तो रिपीट होती हैं। खबरें रिपीट होती हैं, पर हिंदू और एक्सप्रेस से मुझे एडिटोरियल में हेल्प मिली, राइट। और बहुत डेप्थ में भी नहीं पढ़ती थी कि आपको करंट पता रहे। जनरली एडिटोरियल्स वो भी सेलेक्टेड, आई थिंक जिसमें थोड़ा लैंग्वेज पे भी फर्क पड़ता है, कि लैंग्वेज थोड़ी सुधरती है, किस एग्जैक्टली तरीके से चीजों जी को रखना है, स्पेशली IR में या इकोनॉमिक्स में, यस सर। पॉलिटी में लैंग्वेज किस तरह से यूज करनी है। और बाकी ऑब्वियसली जो न्यूज वगैरह है वो हाँ, तो 2 घंटा आपने उसको रेगुलरली दिया रेगुलरली हुआ। दिया। और ओके। इंटरव्यू के दौरान भी मेरा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्लस इंटरव्यू में तो हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल भी। तो एक तो ये रहता था कि न्यूज़पेपर बहुत डेप्थ में भी नहीं, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है उस पे, राइटर देख के कि किसकी क्या विचारधारा है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये हमको थोड़ा डायमेंशन देता है, राइट मतलब बोलने का भी, राइट समझने का राइट। भी। तो ये रखा। प्लस सर, सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को ही क्रेडिट दूंगी इसके लिए। उन्होंने मुझे, ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, BHEL में सीनियर DGM है, तो उन्होंने मुझे ग्रूम किया। मेरा डेली रहता था साड़ी पहन के बैठना शाम को, अच्छा। वो उनके क्वेश्चनर तैयार रहते थे, हाँ। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल, और ये टेक्निकल, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेरे रिन्यूएबल से, मेरे वर्क एक्स से, कई उनने होराइजन बना रखे थे। राइट। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ चुप होना है, कहाँ नहीं आता तो कुछ भी नहीं बोलना है तो पूरी गाइडेंस रहती थी उनकी। राइट। तो काफी उनने मुझे करेक्ट किया। ओके। तो सॉरी, ये जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस था, ये भी आपका कब, मतलब पहले ही हो गया था, बाद मेरा बाद में? बहुत ही जल्दी आ गया था, 30 अप्रैल ओके, को ही। जी सर, जल्दी ही हो गया जल्दी था। हो गया था। ठीक है, तो कोई मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी दिए? एक आप ही का दिया सर, जिससे जी। मुझे बहुत हेल्प मिला। हाँ और ऑनलाइन आप लोग ने मुझे बहुत गाइड किया, हाँ। जिसमें कई, आप 4-5 लोग बैठे थे, और मुझे पता लगा कि क्या क्या कमियां हैं, राइट। कहाँ पे क्या, कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल देना है, जितना पता है उतना ही बोलना है। तो उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया मुझे। तो ओके। बस यही हस्बैंड ने ग्रूम किया, और एक आप लोगों का दिया बस। ठीक है। तो इंटरव्यू में जब गए एक्चुअली में देने के लिए, मन में ये भी था कि मेरी एज है, तो हो सकता है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मार्क्स देंगे नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मन में कि पता नहीं कितना बचा हुआ है। वैसे तो मेरे ख्याल से उसमें उनके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हाँ बट कुछ जज करेंगे ऐसा लगता था। सर, इसके लिए ना एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, और मैं जो कर रही हूँ वो हर कोई नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस, उसके लिए कुछ अदरवाइज सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अपना बिल्डअप करके चली थी मैं, और सच में इट वाज नॉट
कपकेक और इजी नहीं था मेरे लिए ये सब चीज़ें करना। मैं यहाँ तक पहुँची थी, उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। Right. प्लस जब हम जाते हैं अपने काम, जो हमने काम किया उसकी हमें अच्छी समझ है और हम अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सब इजी था मेरे लिए। मुझसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे गए कि आप ट्यूशन क्या पकड़ती हैं आजकल? मैंने ट्यूशन पढ़ाती हूँ कहा। किस तरह से ट्यूशन पढ़ाती हैं? जनरल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो कई पर्सनल, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी? परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए छोड़ी। फिर आपने एमटेक क्यों किया? अपने करियर ग्रोथ के लिए किया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मैंने उनमें कुछ नहीं, एक दो लाइंस में अपनी मन की बात कही। आप क्यों आना चाहती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? राइट। क्योंकि मैं योगदान देना चाहती हूँ प्रदेश के विकास में। दैट्स इट। यही था और कुछ नहीं है मेरे को। फिर इस तरह से उन्हें पर्सनल क्वेश्चंस पे मेरा किसी ने ग्रिल किया या कॉर्डियल बिल्कुल भी तरीके नहीं से? सर। इतना Okay. रेस्पेक्ट देख रही थी मैं उस वक्त हाँ जी। आंखों में कि मेरे को खुद मोटिवेशन हो रहा था कि सब कुछ इजी चल रहा है, सब कुछ कॉन्फिडेंटली चल रहा था और बहुत ही कॉर्डियल, ऋचा गौड़ मैडम का ही बोर्ड था मेरे इसमें। राइट। और स्टार्टिंग में मैडम ने ही पर्सनल क्वेश्चन से मुझे पूछा जितने थे। फिर साथ में जो और मेल मेंबर्स थे उन्होंने भी उत्तराखंड विशेष से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे। फिर नेशनल इंटरनेशनल सब इश्यू होते रहे। 25-30 मिनट चला। Okay. और थ्रू आउट मैं देख रही थी इतना इनकरेजिंग माहौल था, जैसे कि वो उनकी आंखों में भी बड़ी रेस्पेक्ट थी हाँ और जी। मैं खुद इनकरेजिंग महसूस कर रही थी। तो इट वाज Right. ऑल गुड सर। तो कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में, कितने दिए उन्होंने? 138 अच्छे हैं। जी। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है मेरे ख्याल से, 140 वगैरह ही हैं, 142 हाईएस्ट है। राइट। तो नहीं, थर्ड अच्छे हैं। हाईएस्ट जी सर। बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, अभी जब सिलेक्शन हुआ होगा जी सर। उस समय पे आप कहाँ थे? फैमिली के साथ में थे हैदराबाद में? हैदराबाद में ही थी सर। तो किसने देखा रिजल्ट? आपने देखा? थोड़ा बच्चों ने? डर तो लग रहा था। हस्बैंड ने ही स्क्रॉल करना शुरू किया। हर कोई सोचता है सर एसडीएम बनेंगे। तो ऊपर से नाम नहीं देखा, पर जैसे ही वीडियो वाली लिस्ट में देखा तो आई गॉट रिलीव्ड कि हाँ। मेहनत सफल हो गई, भगवान ने सुन ली। हाँ। तो आई गॉट रिलीव्ड। दैट वाज द तो हैप्पीएस्ट बच्चे बच्चे घर पे होंगे? सब थे, बहुत खुशी का माहौल था। हाँ। तो मैंने हस्बैंड से पूछा आप खुश हो? तो बोले आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत खुश थी। ओके। बहुत अच्छा तो लगा। लेकिन थोड़ा ये लगा होगा कि अब हस्बैंड हैदराबाद में है, आप यहाँ पे हैं, थोड़ा सा उसके लिए सर हमने प्लान किया ही था कि मैं चाहती थी वापस आना, तो इसके लिए क्योंकि वो भी यहाँ आ सकते हैं, हरिद्वार बीएचएल है। राइट राइट। तो मीनवाइल उनने अप्लाई कर दिया है, तो विद इन 6 मंथ्स होप कि उनका भी ट्रांसफर हो जाए सर। ओके, चलिए अच्छा है। जी सर। सो अभी जब सिलेक्शन हो गया जी उसके सर। बाद में फैमिली में या फ्रेंड्स में वहां पे किस तरह का रिएक्शन था? कुछ लोगों ने क्या आपको देख करके ये भी कहा कि अब मुझे भी तैयारी करनी है? सर यही हम, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ हाउस होम मेकर जो मैं रही हूँ, जब मेरी सहेलियों ने ना मुझसे हाँ। कहा कि ममता तुम कर सकती हो तो हम भी कर सकते हैं, राइट। और मैं तो ये जॉब नहीं ली कि छोटी है जॉब, अब मैं भी वो जॉब करूंगी, मैं भी अब तैयारी करूंगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही उसकी बात है कि एटलीस्ट मेरी दोस्त, मेरी जो साथ की जो लेडीज थी वो भी इंस्पायर हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है सर इस तो जर्नी का। उनके लिए आप क्या मतलब एक कहेंगी कि लेट अस से बेसिक लिस्ट कि आपको किस तरीके से सोचना है या सोचने के बाद किस तरीके से इसमें स्टेप, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? सर मेरा सबसे पहला तो मानना है हमें मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना है। हम लोग, इच्छाएं तो सब में होती हैं, मन सबका करता है, पर एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर उसको मेंटली इतना फर्म रहना है कि कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन होना चाहिए। किसी की नहीं सुननी है। लोग तो कहेंगे कैसे करोगी, बच्चों का समय है, तुम उसको सब ध्यान नहीं दोगी, सब कहेंगे। सुनना कुछ नहीं है। अपना ठान लिया तो आपको पता है आपको समय कहाँ कहाँ निकालना है। काम भी आपको करने हैं, बच्चों को भी ध्यान देना है, पर वो समय एटलीस्ट 4-5 घंटा जब बच्चे स्कूल जाते हैं या रात का समय जब बच्चे सो जाते हैं, तो वहां से समय निकालना है। और इतना कन्विक्शन कि फिर उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी कि आज नहीं पढ़ा मैंने, 2 दिन हो गए नहीं पढ़ा, नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। कन्विक्शन होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। फिर उसके बाद एक स्मार्ट प्लान हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ नहीं पता, एक बस सिलेबस पूरा हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि रोज उठाया और वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, वही किताब उठा वही। रहे हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ना अच्छा लगता है उसको। बस वो चीज नहीं चलेगी। आप सिलेबस का एक प्रिंट, सबसे पहला तो एडवाइस यही करूंगी, एक सिलेबस का प्रिंट आउट हाथ में निकालो, पेंसिल लेके मार्क करके कि आज इतनी यूनिट है, मुझे इतने दिन में खत्म करनी है, राइट। इसके नोट्स बनाने हैं। और फिर जब पूरा सिलेबस एक बार हो जाए फिर सिर्फ मॉक लगाने हैं। और ऑफ कोर्स सिलेबस पूरा होने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ एक स्टडी मटेरियल उसके 4 रिवीजन, तब आपके ब्रेन में बैठ जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये कितना टाइम आपको लगता है कि प्री की प्रिपरेशन के लिए लगभग कितना टाइम इनफ होगा?
जो जीरो से, क्योंकि आपने जीरो से शुरू जीरो किया से इस बार, जी। तो कितना टाइम इनफ होगा लगभग, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको लगभग कितना टाइम लगा? प्री में तो मैंने बहुत ही कम समय में किया, जैसे 3 अप्रैल को था तो 4 महीने करीबन में मैंने कोर्स 4 महीने में आपने? प्री खत्म कर लिया था मैंने। राइट। उसके भी कई मॉक ही लगाते, उसको मैंने बताया ना, मैं बहुत डेप्थ में नहीं गई, टेस्ट सीरीज लगा लगा के 150 जीएस के वो करके कवर किया मैंने, उसको पार किया बस स्कोर। मेंस में आपको एटलीस्ट अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा करने के लिए आपको 6 से 8 महीना या मैक्सिमम आप 1 साल मान लीजिए। 1 साल चाहिए। 1 साल चाहिए। 6 महीने में भी आपको चीज़ें समझ में ही आएंगी, अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो लगभग 1 साल चाहिए मेंस के लिए। राइट, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सभी लोग हैं सभी को फायदा होगा, बट स्पेशली जो होम मेकर्स हैं उनको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा इनसे। और मैं मतलब चाहूँगा कि जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं, कई लोग तो इसलिए करते हैं कि चलिए ठीक है अभी मेरा फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियली वेल ऑफ भी है उनको भी वहां पे रुकना नहीं है, अपना एक जो आप कह सकते हो गोल है उसको ऊंचा रखना चाहिए। और इसमें ये नहीं सोचना कि लिमिटेशंस क्या है, ये सोचना है कि मेरे पास में क्या क्वालिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में आप अच्छा काम करेंगी। बिल्कुल सर, थैंक यू। पूरा कोशिश करें। धन्यवाद सर।